Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. So friends, we have come up with our new chapter of Arun Katyan Volume 1, that is Dryland Agriculture. इससे पहले हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इसकी वीडियो अपलोड कर दी हैं. ये इसका 5वां चैप्टर है और इसमें हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. जैसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ड्रॉट क्या है और कुछ इंडाइसेस होंगे वो भी पढ़ेंगे. और इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट होगा वाटरशेड मैनेजमेंट, ये इसके बाद आएगा. अभी पहले पार्ट में हम इतनी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं. लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया? एंड दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम आवर लास्ट लेक्चर, दैट वाज एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया. इसमें आपको बताना है कि भारत के कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सबसे ज़्यादा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है. ऑप्शंस आर लोअर गैंगेटिक प्लेन, ऑप्शन बी मिडिल गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन और ट्रांस गैंगेटिक प्लेन. इसका आंसर आप मुझे प्रोवाइड कर देना हमारे कमेंट सेक्शन में. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है. ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन. तो यहाँ मेन चीज़ क्या है कि हम क्रॉप का कल्टिवेशन कर रहे हैं एंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन. रेनफेड मतलब क्या होता है कि हम इसमें बारिश के भरोसे छोड़ दे रहे हैं क्रॉप को. ठीक है, इसमें हम आर्टिफिशियल इरिगेशन नहीं दे रहे हैं और एंटायरली जो क्रॉप की ग्रोइंग हो रही है वो रेनफेड कंडीशन में हो रही है. ठीक, अब आप ये मत समझना कि यहाँ इसका नाम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है तो इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है. जो पानी है क्रॉप को वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? रेन. ठीक, यहाँ हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं जिसको हम इरीगेशन बोलते हैं. तो इसको हम बोलते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. एंड द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर आर करेक्टराइज्ड बाय लो एंड एरेटिक रेनफॉल. यहाँ क्या है, जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, यहाँ जिस एरिया में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर किया जाता है वहाँ रेनफॉल बहुत ही कम होता है और एरेटिक यानी कि इरेगुलर. देखो रेनफॉल तो होगी पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं होगा, इरेगुलर रेनफॉल होगी वहाँ. और यहाँ कोई एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं होती है. दिस एरिया कंट्रीब्यूट अबाउट 42% ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया. अराउंड 42% ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ही कंट्रीब्यूट करता है इसमें. ठीक है, जैसे जितने भी हमारे कोर्स ग्रेन सीरियल्स हैं एंड अबाउट द 15% ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड, 2/3 ऑफ मस्टर्ड एंड मोस्ट ऑफ द सोयाबीन एंड ग्राउंडनट क्रॉप आर कल्टिवेटेड अंडर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि इंडिया का जितना भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसका 42% ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से हो रहा है. और अगर स्टेट्स की बात करें तो इंडिया का टोटल एरिया है 329 मिलियन हेक्टेयर. इट इज़ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया. आउट ऑफ दिस अराउंड 142 मिलियन हेक्टेयर इज़ टोटल क्रॉप्ड एरिया. ठीक है, 329 मिलियन हेक्टेयर तो जोग्राफिकल एरिया है, इसमें 142 मिलियन हेक्टेयर में क्रॉपिंग करी जा रही है. अब इसमें से अराउंड 66% जो ये क्रॉप्ड एरिया है 142, इसका 66% अराउंड इसमें किया जाता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, विच इज़ अराउंड 90 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा ही होगा. यानी कि 19 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा के एरिया में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर किया जाता है इंडिया में. तो ये इसके कुछ स्टेट्स थे. अब बात करते हैं कि ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कितने टाइप के होते हैं. एज पर द लिटरेचर्स ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज़ ऑफ 3 टाइप्स. एक है ड्राई फार्मिंग, सेकेंड इज़ ड्राईलैंड फार्मिंग एंड थर्ड इज़ रेनफेड फार्मिंग. ठीक, यानी कि 3 टाइप के यहाँ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है. एक है ड्राई फार्मिंग, दूसरा है ड्राईलैंड फार्मिंग एंड थर्ड इज़ रेनफेड फार्मिंग. In this, dry farming is done where the rainfall is less than 750 mm. ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि जहाँ 750 mm से कम वर्षा हो रही है यानी कि रेनफॉल हो रही है वहाँ हम करते हैं ड्राई फार्मिंग. एंड मोस्टली इट इज़ अडॉप्टेड इन एरिड रीजन. इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो है प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल एंड क्रॉप फेलियर आर मोस्ट फ्रिक्वेंट. ठीक, अब यहाँ पर को प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल, एक ये ड्राई स्पेल टर्म आई. देखो ड्राई स्पेल क्या होता है मैं बता देता हूँ. इट इज़ अ रेनलेस पीरियड. ठीक है, कंटिन्यूस रेनलेस पीरियड. जैसे लाइट सॉइल है, लाइट सॉइल के केस में कितना होता है, अगर 10 दिन से ज़्यादा रेनलेस पीरियड होगा तो उसको ड्राई स्पेल कहा जाएगा. और हैवी सॉइल के केस में अगर 15 दिन से ज़्यादा रेनलेस कंडीशन है, अगर वहाँ बारिश नहीं हो रही है, 15 दिन तक लगातार बारिश वहाँ नहीं हुई, तो उसको हम ड्राई स्पेल कहेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ड्राई स्पेल क्या होता है. और ड्राई फार्मिंग में क्रॉप फेलियर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ ड्राईलैंड फार्मिंग. In the dryland farming, it is done where the rainfall is above 750 mm. देखो ये तो लोअर रेंज है 750 mm. 750 mm से
1150 mm तक जो हम फार्मिंग करते हैं उसको कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। देखो ये रेनफॉल है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ 750 mm से 1150 mm के बीच में बारिश हो रही होगी, तो वहाँ ड्राई लैंड फार्मिंग करी जाती है। मोस्टली इट इज़ डन इन सेमी एरिड रीजन। देखो यहाँ ड्राई फार्मिंग की तरह ड्राई स्पेल्स आते हैं, बट इन दिस केस द क्रॉप फेलियर्स आर लेस एंड हेयर द प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज इन ब्लैक सॉइल इज़ प्रोवाइडेड। इट इज़ अ स्पेशल कंडीशन फॉर ब्लैक सॉइल in dry land farming. And third one is rain-fed farming. As we discussed dry farming and dry land farming, the third one is rain-fed farming. In rain-fed farming, it is done where the rainfall is more than 1150 mm. यानी कि जो ह्यूमिड रीजन है वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, एडिक्वेट अमाउंट में वाटर है, रेनफॉल उसको सप्लाई कर रही है, यहाँ पर क्रॉप फेलियर की ज़्यादा चांसेस नहीं होते। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम। देखो पानी तो बहुत ज़्यादा आ गया, बारिश बहुत ज़्यादा होगी, ड्रेनेज उसको ड्रेन भी तो करना है ना, यानी कि यहाँ ड्रेनेज एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक, अब आते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। देखो एक टेबल है, इन द फर्स्ट कॉलम इट इज़ कंस्टिट्यूएंट्स, सेकेंड कॉलम ड्राई लैंड फार्मिंग, थर्ड कॉलम रेनफेड फार्मिंग। रेनफॉल की बात करें तो ड्राई लैंड फार्मिंग में लेस देन 800 mm रेनफॉल होती है। ठीक, और जो रेनफेड फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें 800 से ज़्यादा mm की रेनफॉल होती है। अब मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की बात करें तो जो क्रॉप के लिए मॉइस्चर अवेलेबल होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, और रेनफेड फार्मिंग में इनफ सॉइल मॉइस्चर होगा फॉर द क्रॉप। ग्रोइंग सीजन की बात करें तो इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन होंगे, यानी कि लेस देन 200, और रेनफेड फार्मिंग में ग्रेटर देन 200 डेज़ के क्रॉप्स होंगी जिनका लाइफ स्पेन कितना होगा, 200 दिन से ज़्यादा होगा जिनका ग्रो किया जाता है। अब इसमें रीजन कौन कौन से आते हैं, देखो ड्राई लैंड फार्मिंग में एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, और रेनफेड फार्मिंग में ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो ड्राई लैंड फार्मिंग में सिंगल क्रॉप और इंटर क्रॉपिंग ये करी जाती है। सिंगल क्रॉप को हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग, ठीक है, या तो मोनोक्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग। और रेनफेड फार्मिंग में इंटर क्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग। अब देखो यहाँ सिंगल क्रॉप की बात हो रही थी, यानी कि यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सीजन में ही ग्रो कर रहे हैं, या तो खरीफ में ग्रो कर रहे हैं या रबी में ग्रो कर रहे हैं, यानी कि एक सीजन में ही ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मोनोक्रॉपिंग या सिंगल क्रॉपिंग। यहाँ क्या लिखा है, डबल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग में क्या होगा कि हमने 2 सीजन में ग्रो किया, जैसे खरीफ में भी ग्रो किया और रबी में भी ग्रो किया, तो उसको हम कहेंगे डबल क्रॉपिंग। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या रहती है, ड्राई लैंड फार्मिंग के केस में विंड एंड वाटर इरोजन, ये इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और रेनफेड फार्मिंग में तो आपको पता है कि रेनफॉल तो इनफ हो रही है, 1150 से ज़्यादा हो रही है, यानी कि यहाँ पानी के द्वारा जो एरोजन होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर्ड विथ विंड एरोजन। चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर। रेनफेड एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 5 हेडिंग्स लिख रखी हैं यहाँ। एक तो है क्लाइमेटिक प्रॉब्लम, सेकेंड इज सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, एंड फिफ्थ वन इज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इनके अंदर की बात हम करते हैं। देखो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम में है जैसे रेनफेड करेक्टरिस्टिक्स। देखो इंडिया की क्या कंडीशन है अभी प्रेजेंट टाइम में, अगर बात करें इंडिया का जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो है 1194 mm, ये है एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये थोड़ा मैं स्टैट्स बता दे रहा हूँ आपको, वर्ल्ड का भी बता देता हूँ। वर्ल्ड का एनुअल प्रेसिपिटेशन है 1000 mm। अब यहाँ क्या है इंडिया के केस में, देखो रेनफॉल तो हो रही है पर जो रेनफॉल है वो अनसर्टेन है। ठीक है, यानी कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, जिस टाइम पे रेनफॉल होनी चाहिए उस टाइम हो नहीं रही है, और रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अच्छे से नहीं हो रहा है। और एक चीज़ क्या होती है, मानसून के केस में या तो लेट ऑनसेट हो जाता है मानसून का या अर्ली विड्रॉल हो जाता है मानसून का। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रेनफॉल से रिलेटेड हैं, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर। इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर की, यहाँ हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, एवापोरेशन ज़्यादा होता है, पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है, यानी कि हाई टेम्परेचर भी रेनफेड एग्रीकल्चर की एक प्रॉब्लम है। एंड थर्ड वन इज़ लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम होगी यानी कि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ये भी दिक्कत है। और लास्ट है हाई विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी भी सीधे किससे रिलेटेड है, हमारा ट्रांसपिरेशन से, यानी कि जितनी तेज़ विंड स्पीड होगी ट्रांसपिरेशन भी उतना तेज़ होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी फिजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या केमिकल प्रॉब्लम है, ये देख लेते हैं। देखो फिजिकल प्रॉब्लम में क्या है, हम जहाँ रेनफेड एग्रीकल्चर कर रहे हैं या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अधिकतर वहाँ क्या होता है कि पानी की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, हम पूरा का पूरा बारिश पर निर्भर हैं, इरिगेशन हम नहीं दे रहे हैं, और जो सॉइल का वाटर कंटेंट है वो भी बहुत ही कम है। अब वहाँ सबसे ज़्यादा इरोजन का प्रॉब्लम
अब सबसे ज़्यादा यहाँ क्या होता है, इरोजन का प्रॉब्लम होता है बाय बोथ विंड एंड वाटर, ठीक है। फिजिकल में तो ये प्रॉब्लम होगी, इरोजन की प्रॉब्लम। उसके बाद क्रस्टिंग, हार्डनिंग, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सेकंड में आओ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ क्या है कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। क्यों है, क्योंकि जो ड्राईलैंड एरियाज़ हैं यहाँ की सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ही कम होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट कम है, लो मॉइस्चर है, लो पीएच है, तो ये सारे के सारे माइक्रोबियल पॉपुलेशन को हिंडर करती है। इसके अलावा केमिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि लो इनहेरेंट फर्टिलिटी है, एसिडिटी है, और एक चीज़ सबसे कॉमन है, जो रेनफेड एरियाज़ हैं या ड्राईलैंड एरियाज़ हैं वहाँ एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, केमिकल प्रॉब्लम ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर। थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट हाई यील्डिंग वैरायटी। रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए या रेनफेड फार्मिंग के लिए कोई ऐसा सफल हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है। ये हो गया सॉइल फर्टिलिटी, हैवी वीड इन्फेस्टेशन, ये कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम। देखो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है क्रेडिट की प्रॉब्लम। जैसे कि अब जैसे रेनफेड एग्रीकल्चर में क्या करना पड़ता है कि कंटिजेंसी फार्मिंग करनी पड़ती है, क्रॉप चेंज करना पड़ता है उसमें। अब जब फार्मर है वो नई क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा तो उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होगा, यानी कि अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द पुअर फार्मर। अब जो पुअर फार्मर है वो तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे उनको नई क्रॉप में शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर क्रेडिट सिस्टम नहीं है। उसके बाद है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। देयर इज़ नो प्रॉपर रिसर्च इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अब तो खैर होने भी लग गया है, बहुत सारी वैरायटी भी डेवलप हो रही है। फिफ्थ वन इज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ी है, और जो इंडिया का ट्रेंड है फूड का, अधिकतर सीरियल क्रॉप पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है, तो मोनोक्रॉपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। मोनोक्रॉपिंग की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन की ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी एक फैक्टर है प्रॉब्लम इन रेनफेड एग्रीकल्चर। अब सीधे आते हैं ड्रॉट पे। देखो ड्रॉट क्या है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि पुणे पे सिचुएटेड है, इन्होंने डिफाइन किया ड्रॉट को। ड्रॉट एज ए सिचुएशन अकरिंग इन एनी एरिया इन एयर व्हेन एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल। तो इस कंडीशन को कहा जाता है ड्रॉट। देखो यहाँ क्या है, यहाँ ये कहा गया कि ड्रॉट ऐसी सिचुएशन है जब क्या होगा कि एनुअल रेनफॉल 75% लेस होगी ऑफ द नॉर्मल। जो नॉर्मल रेनफॉल होती है, बहुत सारे लॉन्ग टर्म एवरेज रहता है जितना रेनफॉल का, अगर उससे 75% कम होगी तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉट, ठीक है। एंड व्हेन डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल इज़ अबाउट 50% ऑफ द नॉर्मल इज कॉल्ड सीवियर ड्रॉट। अब बात ये करते हैं कि ये ड्रॉट कंडीशन आती क्या है, ड्रॉट का इफेक्ट क्या पड़ता है क्रॉप पे। ड्रॉट कंडीशन पे जो प्लांट होता है वो विल्टिंग सिम्टम्स हो करने लग जाते हैं। ड्रॉट कब आता है, जब सॉइल में जो वाटर है या सॉइल मॉइस्चर है वो हेल्ड होगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से लेके अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट तक, ठीक है। तब उस टाइम पे जो प्लांट है वो विल्टिंग पॉइंट शो करेगा। अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज़ अ मॉइस्चर कंटेंट एट -15 बार। अगर इतने वाटर पोटेंशियल पे वाटर हेल्ड है तो उसको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्लांट विल्टिंग सिम्टम्स शो करेगा। अगर हम उसमें पानी अप्लाई कर दें या उसको इरिगेशन दे दें या उसको कहीं से पानी मिल जाए तो वो दोबारा से अपनी नॉर्मल ग्रोथ रिगेन कर लेगा। पर एक दूसरी चीज़ है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, जो -60 बार के ऊपर को आती है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इस कंडीशन पे प्लांट ग्रो कर रहा है तो प्लांट क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डाई हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। उसके बाद चाहे तुम उसमें पानी डालो न डालो वो मर जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि द एरिया वेयर ड्रॉट हैज़ अकर्ड इन 20% ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द पीरियड। हम जिस पीरियड का देख रहे हैं अगर उसमें 20% से ज़्यादा टाइम ड्रॉट का कंडीशन रहेगी तो उसको ड्रॉट एरिया कहा जाएगा, और अगर 40% से ज़्यादा टाइम के लिए ड्रॉट कंडीशन रहेगी तो उसको क्रॉनिक ड्रॉट एरिया कहा जाएगा। तो ये तो हमने देखा ड्रॉट के बारे में। अब इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड एग्रीकल्चरल ड्रॉट। In this, meteorological drought occurs when seasonal rainfall received over an area is less than 25% of its long-term average value. It means अगर किसी एरिया में सीजनल रेनफॉल 25% से कम हो रहा है, उसके जो लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यू है रेनफॉल की, अगर उससे 25% कम रेनफॉल हो रही है तो उस कंडीशन को कहा जाएगा मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट इज़ अ डिफिशियंसी इन सरफेस एंड सब सरफेस वाटर सप्लाई
Such condition arise even at time of average precipitation when increased use of water diminishes the reserve. अब देखो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कब आएगा, ये तब भी आ सकता है जब एवरेज प्रेसिपिटेशन हो, ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है। पर यहाँ एक चीज़ ये है कि अगर हम ज़्यादा यूज़ कर दें वाटर का, जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है वाटर का, अगर उसको हम ज़्यादा यूज़ कर लें तो उस कंडीशन में हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट आ सकता है, इवन तब भी जब एवरेज प्रेसिपिटेशन हो, ठीक है। थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट इज अ मॉइस्चर डिफिसिट विच रिजल्ट व्हेन अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सॉइल इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन। अगर सॉइल का जो मॉइस्चर है वो पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन की डिमांड को मीट नहीं करता है तो उस कंडीशन में एग्रीकल्चरल ड्रॉट आएगा। अब मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट में 3 टाइप के हैं, इसका क्लासिफिकेशन है। अगर 25% से ज़्यादा रेनफॉल की डिफिशियंसी है तो उस कंडीशन को कहा जाएगा नॉर्मल मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। 26 से 50 है तो मॉडरेट ड्रॉट, और मोर देन 50 है तो सीवियर ड्रॉट। ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एग्रीकल्चरल ड्रॉट इज़ द 4 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स ऑफ मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ये वाला पॉइंट, यानी कि 4 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स लगातार मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है तो उसको एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहा जाएगा। अब इसके बाद कुछ मैकेनिज्म हैं क्रॉप के फॉर एडॉप्टेशन टू ड्रॉट, यानी कि क्रॉप क्या कर रही है, ड्रॉट कंडीशन में एडॉप्टेशन यानी कि एडॉप्ट हो जा रही है। तो इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म हैं? पहला मैकेनिज्म है एस्केपिंग ड्रॉट और दूसरा है ड्रॉट रेसिस्टेंस। पहला जो है इसमें क्या हो रहा है कि जो क्रॉप है वो क्या कर दे रही है, जिस टाइम पे ड्रॉट आ रहा है उस टाइम को एस्केप कर ले रही है। देखो एस्केपिंग ड्रॉट में क्या है कि इसमें अगर कोई क्रॉप है वो क्या कर ले रही है कि ड्रॉट कंडीशन को एस्केप कर ले रही है। ये कैसे कर सकती है? जैसे एक एग्जांपल है एफेमेरल्स का। एफेमेरल्स ये क्या करते हैं, ये फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं जिनकी लाइफ ड्यूरेशन लगभग 5 to 6 वीक होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं और रेनी सीजन में जल्दी से ग्रो होकर शॉर्ट लाइफ पीरियड अबाउट 5 to 6 वीक में ये कंप्लीट अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं और जो आने वाला ड्रॉट पीरियड होता है उसको एस्केप कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है कि अगर हम कोई क्रॉप डेवलप कर रहे हैं ब्रीडिंग में कि उसमें ड्रॉट एस्केप वाली प्रॉपर्टी आ जाए, तो इसमें दिक्कत ये है कि हमको क्रॉप का टाइम ड्यूरेशन कम करना पड़ता है, यानी कि हमें अर्ली वैरायटी क्रॉप ग्रुप डेवलप करनी पड़ेगी। यानी कि अर्ली वैरायटी में क्या होगा, यील्ड मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है किसका, एस्केपिंग ड्रॉट का। दूसरा है ड्रॉट रेसिस्टेंस। अब ड्रॉट रेसिस्टेंस में भी 2 मैकेनिज्म है, एक है ड्रॉट अवॉइडेंस और एक है ड्रॉट टॉलरेंस। अब दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। देखो अवॉइडेंस में क्या है कि वो अवॉइड कर देगी, ठीक है। अब वो कैसे अवॉइड करेगी, बाय कंजर्विंग वाटर बाय रेस्ट्रिक्टिंग ट्रांसपिरेशन। या तो वो ट्रांसपिरेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है, या वो कुछ ऐसा करे कि वाटर अपटेक बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाए। जैसे उसको पानी की ज़रूरत होगी और जितना भी सॉइल में वाटर अवेलेबल होगा उसको जल्दी से वाटर अपटेक कर लेगी ताकि जितना भी वाटर लॉस हो उसको रिप्लेनिश कर दे, ठीक है। 2 चीज़ों से वो स्ट्रेस को अवॉइड कर सकती है। और दूसरा है ड्रॉट टॉलरेंस। टॉलरेंस देखो यहाँ पर एक ये चार्ट है, इस चार्ट से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मैकेनिज्म क्या है ड्रॉट टॉलरेंस का। अब मैंने 2 मैकेनिज्म बताए थे, एक था ड्रॉट एस्केपिंग और दूसरा था ड्रॉट रेसिस्टेंस। और इसमें एक एग्जांपल था एफेमेरल का और अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी का, ये ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लेते हैं। अब ड्रॉट रेसिस्टेंस में 2 चीज़ें हैं, एक तो स्ट्रेस अवॉइडेंस एंड स्ट्रेस टॉलरेंट। अवॉइडेंस कैसे करेगा क्रॉप, या तो वाटर को कंजर्व कर ले या वाटर अपटेक को इम्प्रूव कर दे। 2 तरीके से वाटर स्ट्रेस को अवॉइड कर सकता है ये। और वाटर को कंजर्व कैसे करेगा, या तो स्टोमेटा को क्लोज कर दे, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को बढ़ा ले, या जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो रहा है प्लांट में उसको कम कर दे, या लिपिड का डिपोजिशन कर दे लीफ में, जैसे सोयाबीन और शुगर केन के केस में है, या लीफ का एरिया छोटा कर दे ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ों को कर कर प्लांट स्ट्रेस को अवॉइड कर सकता है। या हम कुछ ऐसी वैरायटी को डेवलप कर दें कि जिसमें ये सारे फीचर हो, तो उससे हम ड्रॉट को या स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा था इसमें इम्प्रूविंग वाटर अपटेक। अब देखो वाटर अपटेक कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंट रूट सिस्टम या हाई रूट टू टॉप रेशियो एंड इंक्रीज प्लांट ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे वाटर अपटेक को इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरा था स्ट्रेस टॉलरेंट। अब स्ट्रेस टॉलरेंट कैसे आएगा, इसके लिए ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, नए वैरायटी निकालनी पड़ेगी, नए टाइप के प्लांट निकालने पड़ेंगे जिनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हों कि वो ड्रॉट को टॉलरेट कर पाएँ। जैसे कि जो प्लांट है वो रेसिस्टेंस और डिहाइड्रेशन के या
सेल को कोलैप्स होने से वो प्रिवेंट कर दे। तो ऐसे कुछ टॉलरेंट मैकेनिज्म प्लांट में डेवलप करें थ्रू द ब्रीडिंग, तो उसको कहा जाएगा स्ट्रेस टॉलरेंट। अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। LTI यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज, इसको हमने यूज़ किया था डेफिनेशंस में, जैसे था कि अगर एनुअल रेनफॉल 25% लेस होगा और लॉन्ग टर्म एवरेज, तो उसको कहा जाएगा मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ऐसे करके कुछ पढ़ा था ना। तो ये LTA, शॉर्ट में कहीं कहीं LTA भी होता है, ये होता है लॉन्ग टर्म एवरेज। दूसरा है ड्राई स्पेल। ड्राई स्पेल क्या होता है? इट इज़ अ रेनलेस पीरियड ऑफ मोर देन 10 days इन लाइट सॉइल एंड 15 days इन हैवी सॉइल। थर्ड इज ड्रॉट एयर। देखो ड्रॉट एयर क्या है? इट इज़ अ एयर इन विच द ओवरऑल रेनफॉल डिफिशियंसी इज मोर देन 10% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यू एंड ड्रॉट अफेक्टेड एरिया शुड बी मोर देन 20%। दो चीज़ें हैं। ड्रॉट एयर कब कहा जाएगा? जब रेनफॉल डिफिशियंसी 10% ज़्यादा हो ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यू, या फिर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया 20% से ज़्यादा हो जाए, तो उस एयर को कहा जाएगा ड्रॉट एयर। एक और चीज़ DPAP विच स्टैंड फॉर ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, इट वॉज कम इन 1974। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक टर्म आती है एरिडिटी। देखो एरिडिटी क्या होता है? इट इज़ अ परमानेंट क्लाइमेटिक फीचर दैट इज कल्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। देखो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस की वजह से होता है। एरिडिटी इज़ अ परमानेंट क्लाइमेटिक फीचर, ठीक है। और जो ड्रॉट है ये टेम्परेरी फीचर है। अब जैसे बारिश नहीं हुई है 1 साल, तो इसमें कुछ ड्राई स्पेल आएगा, जो मैंने बताया था कि प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल आएगा तो उसको ड्रॉट कहेंगे। तो ये टेम्परेरी फीचर है और एरिडिटी एक परमानेंट फीचर है। कोई एरिया है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि वो एरिड क्लाइमेट है, तो उस कंडीशन में उसको एरिडिटी यूज़ करते हैं वहाँ। अब यहाँ कुछ इंडाइसेस को हम यूज़ करते हैं। अभी के लिए तो बस खाली इसके फॉर्मूले देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडाइसेस हैं। एक है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, दूसरा है एरिडिटी इंडेक्स, और फिर लास्ट है मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स, ठीक है। ये अब तीनों को एक करके देख लेते हैं। पहला है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स MAI। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी लेवल टू पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग पीरियड। यहाँ पर क्या है कि जो रेनफॉल है उसकी 50% प्रोबेबिलिटी जितनी होगी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो वो होगा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। दूसरा है एरिडिटी इंडेक्स। एरिडिटी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला दे रखा है सीधे सीधे, WD/PET इंटू 100। WD क्या है? वाटर डिफिशिएट, एंड PET इज़ पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन। अब देखो वाटर डिफिशिएट हमने कैसे निकाला? PET माइनस AET। ये PET तो हो गया पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन, यानी कि इतना पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन होना चाहिए। और AET क्या है? एक्चुअल एवोपोट्रांसपिरेशन, जो एक्चुअली हो रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है वाटर डिफिशिएट। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे PET से तो वो निकल के आ जाएगा एरिडिटी इंडेक्स। दूसरा है मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिया था कृष्णन एंड सिंह ने, ये आपको याद रखना है पहली चीज़। एंड द AICRP ऑन ड्राई लैंड एडॉप्टेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन MDI। तो AICRP जो थी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, और ये कब आई थी? 1970 में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में आता है। 1970 में AICRP ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आया था। तो इन्होंने अडॉप्ट किया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन MDI। MDI का एक फॉर्मूला है P माइनस PET/PET, यानी कि प्रेसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन अपॉन PET इंटू 100। देखो यहाँ पर P है ना, ये इसका मतलब ये है कि रेनफॉल कितना है, टोटल रेनफॉल से हम घटा रहे हैं पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन। अब इसके बेसिस पे यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन है। अगर 0 to -33.3 वैल्यू होगी तो वो आएगा सब ह्यूमिड में, और -33.3 से -66.6 तक आएगा तो सेमी एरिड, और -66.6 से आएगा तो अधिक, वो आएगा एरिड रीजन में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? जब PET बड़ा होगा, किससे? PET बड़ा होगा P से, यानी कि प्रेसिपिटेशन से। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है, रेनफॉल कम हो रही है, उस कंडीशन में नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी कि वो एरिड कंडीशन होगी, ठीक है। मोर द नेगेटिव वैल्यू हायर द डिफिशिएंसी ऑफ मॉइस्चर। चलिए, अब यहाँ पर मैंने कुछ इंस्टीट्यूट इंक्लूड कर रखे हैं ड्राई लैंड के, तो वो आपको याद रखने हैं। देखो पहला तो CARI है, इसको थोड़ा हटा दीजिए, ड्राई लैंड से उतना रिलेटेड है नहीं। चलो फिर भी देख लेते हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज़ लोकेटेड इन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहाँ से शुरू करते हैं काजरी से। काजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज़ लोकेटेड एट जोधपुर राजस्थान। उसके बाद है क्रीडा, इट इज़ लोकेटेड एट हैदराबाद तेलंगाना, एंड इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब
ये तो थे नॉर्मल हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूट। अब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में दो हैं, एक है इकार्डा और दूसरा है इक्रीसैट। और जो इक्रीसैट है ये सिचुएटेड है हैदराबाद, एट द सेम प्लेस वेयर क्रीडा सिचुएटेड। क्रीडा भी कहाँ है? हैदराबाद में। और वहीं क्या है? इक्रीसैट भी है। इक्रीसैट का फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। और ये कब आया था? 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना है। देखो 1970 में एग्रीप आया था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, और 1972 में इक्रीसैट बन गया था, ठीक है। अब जो इकार्डा है ये आपको ध्यान से देखना है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राईलैंड एरियाज। अब यहाँ बहुत से लोग कह रहे होंगे यार ये बेरूत लेबनान कहाँ से आ गया? हमने तो एलेपो सीरिया पढ़ा था। देखो वो चेंज हो गया है, पहले था एलेपो सीरिया में इकार्डा, अब ये सिचुएटेड है बेरूत लेबनान में, एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन 1977। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम ड्राईलैंड फार्मिंग को मैनेज कैसे करते हैं, मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या क्या यूज़ करनी चाहिए ड्राईलैंड फार्मिंग में। देखो सबसे मेन कंसर्न तो हमारा यही है कि भाई मॉइस्चर का कंजर्वेशन हो जाए, सॉइल का कंजर्वेशन हो जाए। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, पर जो मेन तरीके हैं एक तो है मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग हो गया, वाटर को कंजर्व करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग, और रिड्यूस ईटी लॉस, एवोपर ट्रांसपिरेशन लॉस को हमको रिड्यूस करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर मैंने एक कार्ड ऐड कर रखा है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट्स। इससे क्या होगा? इससे जो प्लांट का ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वाटर का लॉस बहुत कम होगा। अब इसमें अलग अलग टाइप के हैं, उसके मैंने एग्जांपल लिखे हैं और सारे के सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पहला तो है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, और इसमें एग्जांपल है PMA, KMS, ABA और एट्राजिन एंड साइकोसेल, ठीक है। दूसरा है फिल्म फॉर्मिंग ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट। इसके एग्जांपल है मोबिलीफ, सिलिकॉन, हेक्साडेकानॉल, वैक्सेस, मिथेनॉल एंड एसिटाइल अल्कोहल। और तीसरा है रिफ्लेक्टिंग टाइप। देखो रिफ्लेक्टिंग टाइप में ये जो केओलिन है 3%, ये एग्जाम्स में पूछते हैं अधिकतर, तो इसको आपको याद रखना है। देखो स्टोमेटा क्लोजिंग में आपका PMA हो गया और एट्राजिन, और जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है इसमें केओलिन, ये दोनों आपको याद रखने हैं, तीनों, ठीक है। और एग्जांपल है चाइना क्ले, लाइम वाटर, CaCO3, और लास्ट है ग्रोथ रिटार्डेंट जिसका एग्जांपल है साइकोसेल। तो ये कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट्स थे। देखिए ये कार्ड मैंने अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से ले रखा है, विच इज़ एग्रेरियन 11। वहाँ हम ऐसी पोस्ट करते रहते हैं, अगर आपको फॉलो करना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम प्रोफाइल का। अब दूसरा पॉइंट है प्रॉपर टिलेज। देखो टिलेज भी प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सरफेस या सेलो टिलेज ही कर रहे हैं। सेलो टिलेज करके नीचे के जो सब सॉइल हैं उसमें क्या हो जाएगा? हार्डनिंग हो जाएगी। तो नीचे की भी सॉइल हमको ब्रेक करनी है, तो सब सॉइलिंग करनी चाहिए इसमें। यूज़ ऑफ ड्रॉट रेसिस्टेंट वेराइटी, जो कि क्या हो, जिनमें क्या हो, मैकेनिज्म हो ड्रॉट रेसिस्टेंस का, ड्रॉट अवॉइडेंस का, ठीक है। और पांचवा है टाइमली सोइंग। अब इसकी क्या करनी पड़ेगी? टाइमली सोइंग करनी पड़ेगी जिस टाइम पे रेनफॉल कंडीशन एडिक्वेट हो, ठीक है। फोर्थ है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग यानी कि एक ही सीजन में क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसको कब करेंगे? जब रेनफॉल उस एरिया में लेस देन 500 मिलीमीटर हो, ठीक है। और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कब अडॉप्ट करेंगे? जब 500 to 800 mm रेनफॉल वहाँ अवेलेबल हो। उसके बाद है प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। देखो न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि रेनफेड कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, वॉलेटिलाइजेशन प्रॉब्लम, लीचिंग प्रॉब्लम, अगर रेनफॉल होगी तो रेनफॉल में रन ऑफ प्रॉब्लम, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनको मैनेज करना ज़रूरी होता है। वैसे न्यूट्रिएंट कम है, उसकी इनहेरेंट फर्टिलिटी बहुत ही कम है ड्राईलैंड एरियाज़ में, और ऊपर से जो हम ऐड कर रहे हैं वो भी लीच हो जा रहे हैं या वो भी लॉस हो जा रहे हैं, तो इनका भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आपको याद रखने हैं। अब एक बार जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं, खाली पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की डेफिनेशन थी। उसके बाद 3 टाइप के ड्राईलैंड एग्रीकल्चर थी, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग जहाँ 750 mm से कम बारिश हो रही है, ड्राईलैंड फार्मिंग जहाँ 750 से ज़्यादा हो रही है, और रेनफेड फार्मिंग में क्या है 1150 mm से ज़्यादा हो रही है। उसके बाद डिफरेंसेस थे, प्रॉब्लम्स थे रेनफेड एग्रीकल्चर के, ड्रॉट की डेफिनेशन थी, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट 3 टाइप के थे, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड एग्रीकल्चरल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कब आता है? जब एनुअल रेनफॉल 25% से कम हो ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यू। लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यू थी जो रेनफॉल की, अगर उससे 25% कम रेनफॉल हो रही है तो उसको कहा जाएगा मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ये बताया था। और एक पॉइंट ये भी बताया था कि 4 कॉन्जिक्यूटिव वीक ऑफ मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट इज़ एग्रीकल्चरल ड्रॉट।
फिर उसके बाद एडॉप्टेशन के कुछ मैकेनिज्म थे, एस्केपिंग ड्रॉट और ड्रॉट रेसिस्टेंस। उसके अंदर दो चीज़ें थी, ड्रॉट अवॉइडेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस। अवॉइड कैसे करेगा, या तो वो ट्रांसपिरेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दे या वाटर अपटेक को इन्हांस कर दे। ये हो गया। उसके बाद ये चार्ट था पूरा, चार्ट में इन शॉर्ट हमने देखा, ज़्यादा डिटेल में तो देखा नहीं। फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजी में ड्राई स्पेल के बारे में देखा। ड्राई स्पेल क्या था, रेनलेस पीरियड ऑफ मोर देन 10 days इन केस ऑफ लाइट सॉइल एंड 15 days इन हैवी सॉइल। फिर उसके बाद कुछ हमने इंडेक्स देखे, एरिडिटी इंडेक्स और मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स। देखो मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स किसने दिया था, कृष्णन एंड सिंह ने। ये इसका फॉर्मूला देख लो, P माइनस PET अपॉन PET इंटू 100, यानी कि प्रेसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल एवोपोर ट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल एवोपोर ट्रांसपिरेशन इंटू 100। फिर उसके इंस्टीट्यूट देखे हमने। इंस्टीट्यूट में पहला था काजरी विच इज़ लोकेटेड एट जोधपुर, और जो क्रीडा और इक्रीसेट है ये दोनों सेम जगह है हैदराबाद में, और जो इकार्डा है ये है बेरूत लेबनान में। आपने एलेपो सीरिया पढ़ा था पहले, वो गलत है, वो अब चेंज हो गया है, ठीक है, वो याद मत कर लेना, एग्जाम्स में आएगा तो बेरूत लेबनान इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद मैनेजमेंट प्रैक्टिस देखे हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट्स के बारे में देखा, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में PMA और एट्राजीन, ये थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप में केओलिन 3%, ग्रोथ रिटार्डेंट में साइकोसेल। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको याद रखना था। और बाकी इसके बाद का टॉपिक वाटर साइड मैनेजमेंट, ये दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। जो ये चैप्टर 5 है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो आज हमने ख़त्म कर दिया है, दूसरे पार्ट में हम सिर्फ वाटर साइड मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो सीधे आप कमेंट कर देना। जो भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो इस लेक्चर से रिलेटेड ही नहीं, अगर कोई दूसरा लेक्चर भी है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।